Okay, pay attention here. Pay attention, sir. Last time we have learned about the different theories of evolution, right? जैसे कि हम लोगों ने सीखा हुआ था लास्ट टाइम स्पेशल क्रिएशन बाय गॉड, फिर आया था एबायोजेनेसिस जहाँ पे नॉन लिविंग से क्या बन रहे थे, लिविंग क्रीचर बन रहे थे, है ना? है कि नहीं? जिसमें से उन्होंने बताया कि भाई आपके पास जो है गंदा कपड़ा है, साथ में गेहूं है, तो उसको किसी मटके में डाल के रख दो, 20 दिन से 21 दिन उसमें चूहे पैदा देंगे। गेहूं से क्या पैदा हो रहे थे? चूहे। तो उन्होंने चूहों को पैदा करने की रेसिपी बताई, लेकिन 3 साइंटिस्ट जिन्होंने मिलकर क्या किया, उसको खत्म कर दिया, ठीक है? जिसमें से एक साइंटिस्ट सबसे फेमस है पास्चर। कौन है वो? पास्चर। जिन्होंने कहा नहीं भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, बाद में एबायोजेनेसिस को हटा दिया गया। फिर हमको आज सीखना है इसके अंदर बायोलॉजिकल इवोल्यूशन और बायोजेनिक। बायोजेनिक की बात किसने की थी पता है? उन्होंने कहा था कि भाई कोई भी लाइफ को आने से पहले क्या चाहिए, एक लाइफ और चाहिए, राइट? लाइफ को इवॉल्व होने के लिए क्या चाहिए, एक दूसरा लाइफ का रिक्वायरमेंट होता है। लेकिन जो पहला लाइफ आया था वो कैसे आया था, इसके ऊपर अभी बहुत बड़ा क्वेश्चन था। हैंड ओवर सर, हैंड ओवर। बड़ी वो थोड़ी सी नजर बड़ी खराब है, तो दोनों का लेकर भी मतलब ऐसा कुछ भी कांड करो दिख जाता, फट से ऐसा घूम जाएगा कहाँ जाए। जैसे खाली इसके बंदे ने क्या किया था पता है, खाली ऐसा पानी के पास मैं समझ को पानी चाहिए, पी ले बाबू, पी ले, सो के अब इतना सुन लिया तो पी ले। Okay, isolation of organic molecule, origin of prokaryotes, evolution of mode of nutrition, formation of ozone layer, finally origin of eukaryotes। ये सारे स्टेप्स है, राइट? एक ओपेन है हाल्डेन का थ्योरी था, याद है? और एक एक्सपेरिमेंट था मिलर एंड यूरे मिलर ने क्या किया था, एक्सपेरिमेंट किया था, है ना? ट्यूब के अंदर पूरा पैक किया हुआ था, स्पेशल ट्यूब को डेवलप करवाया था, अंदर पूरा वैक्यूम क्रिएट किया हुआ था, राइट? सिर्फ उस टाइम में जो गैसेस थे खाली वही अंदर थे। उस टाइम के टेम्परेचर को अचीव करने में उन्होंने क्या किया था, लाइट को उस पर स्पार्कलिंग किया था ताकि वो लाइटनिंग को क्या कर सके, इमिटेट कर सके। टेम्परेचर कितना पहुंच गया था, 800 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच गया था, राइट? आई थिंक ये सारे नोट्स आपको अवेलेबल हो चुके हैं, आपको प्रोवाइड करवाए जा चुके हैं, और आई होप आपने इनको लिखना शुरू नहीं किया है। आई लाइक इट, मेरे भरोसे को तोड़ना नहीं, मैं आपको भरोसा रखता हूँ कि आप नहीं लिखेंगे, तो प्लीज मत लिखना। चलिए जी शुरू कर लेंगे। ध्यान देना, प्लीज ध्यान दो। देखो किसी भी लाइफ का एक नेचर होता है अपना, कि पर लाइफ सबसे पहले जो था वो अपने आप को रेप्लिकेट करता है। किसी भी लाइफ के या किसी भी सेल के आजू बाजू क्या होता है, एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है जो लाइफ के अंदर के मटेरियल को लाइफ के बाहर के एनवायरनमेंट से क्या कर देता है, सेपरेट। जैसे हमारा सेल मेम्ब्रेन क्या करता है, बाहर के एनवायरनमेंट से अंदर के कंटेंट क्या करता है, सेपरेट करने का काम करता है, ठीक है? दूसरा उसके पास कंटिन्यूसली क्या होगा, एनर्जी का सप्लाई होगा। क्या होगा, एनर्जी का सप्लाई, ताकि वो अपनी सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी कर सके, ठीक है? ये सारी चीज़ उसके पास होना चाहिए, तभी वो अल्टीमेटली ग्रो हो पाएगा। ये वर्ड हमने सुना हुआ था, कोएसरवेट्स एंड माइक्रोस्फीयर, ठीक है? ध्यान देना, एकदम ध्यान से सुना कहानी कैसी है। 2 हाइपोथेसिस है हमारे पास, ठीक है? पहला है इसका, देखो ध्यान सुना, 2 हाइपोथेसिस आर प्रपोज्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रीबायोन्ट्स। These lead to the formation of first living cells from which more complex cells evolved. कोएसरवेट्स इसको दिया किसने था बेटा, ओपारिन, हाल्डेन ओपारिन याद ना, उसको ओपारिन ने किसके बारे में बोला था, कोएसरवेट। उनके हिसाब से कोएसरवेट क्या है कि कुछ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल थे, अमोनिया, अमीनो एसिड्स, फैटी एसिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स, ठीक है? ये जो आपके कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है वापस जो कंबाइन हुए और उनके आजू बाजू वाटर की एक पतली सी लेयर आ गई। इसकी लेयर वाटर की,
वाटर के ड्रॉपलेट की पतली सी क्या आ गई, एक लेयर आ गई। उस लेयर के थ्रू क्या कर सकते हैं, वो मटेरियल को आसानी से एक्सचेंज कर सकते हैं। इस सेल जैसे तो हो गया, इस सेल के ऊपर सेल मेम्ब्रेन का लेयर, यहाँ पर इसका लेयर है वो वाटर लेयर है। सेल मेम्ब्रेन के मटेरियल क्या होते हैं, एक्सचेंज होते हैं, यहाँ मटेरियल क्या हो रहे हैं, एक्सचेंज हो रहे हैं। एक प्रॉब्लम था लेकिन कि सेल डिवाइड होता है, ये डिवाइड नहीं हो सकते थे, इसलिए थ्योरी क्या किया गया, डिस्प्रूव या रिजेक्ट कर दिया गया। सो देखिए, द फर्स्ट हाइपोथेसिस ऑफ प्रपोजल ऑफ ओपारिन, अकॉर्डिंग टू दिस हाइपोथेसिस early prebions could have been coeservates. Oparin gave them term coeservates. He speculated that a prebion consisted carbohydrate and protein. उसके अंदर क्या भरा हुआ है बेटा, कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन भरा हुआ है, ठीक है। These were surrounded with a film of water molecule. उनके ऊपर वाटर मॉलिक्यूल के पतला सा क्या है, लेयर है। This arrangement of water molecules could have functioned as physical barrier between the organic molecules जो अंदर है from their surrounding. तो ये अंदर मॉलिक्यूल है, ये पतले से वाटर मॉलिक्यूल का क्या है, लेयर है, जो इन दोनों क्या करता है, बैरियर का काम कर रहा है, ठीक है। They could selectively take in material from the surrounding and incorporate them into their structure. ये किसी भी सिलेक्टेड चीज़ों को एनवायरनमेंट से अपने अंदर लेंगे और उसको अपने अंदर इनकॉर्पोरेट करेंगे, मतलब उसको अपना बना लेना कि हाँ चलो ठीक है, ये मॉलिक्यूल भी चाहिए, इसको अंदर लेंगे, बोलेंगे अभी मेरे सेल का मॉलिक्यूल हो गया। ऐसी उनकी एबिलिटी थी, मतलब वो मटेरियल को क्या कर सकते थे, एक्सचेंज कर सकते थे, एज सिमिलर एज सेल मेम्ब्रेन, ओके। Coeservates have been synthesized in the laboratory because they lack a definite membrane. No one claims coeservates are alive. They have ability to increase in size. उनका साइज बढ़ा सकता है, obviously मॉलिक्यूल का, वाटर मॉलिक्यूल का साइज बड़ा होगा, ज़्यादा मॉलिक्यूल ऐड करते जाओगे तो साइज बड़ा होगा, लेकिन बड़ा हो रहा है, ये डिवाइड नहीं हो सकता। इसीलिए अब दूसरी बात क्या, आपके पास कोई प्रॉपर मेम्ब्रेन भी तो नहीं है, खाली पानी का मॉलिक्यूल का कोई मतलब नहीं है, इसीलिए इसको हम इसको लाइव या इसको लाइव हम काउंट नहीं करते। नेक्स्ट आता है माइक्रोस्फीयर्स, इसको दिया था सिडनी फॉक्स ने। तो माइक्रोस्फीयर वर्ड किसने दिया, सिडनी फॉक्स। कोएसरवेट किसने दिया, ओपारिन। किसने दिया, ओपारिन। व्हाट इज द रॉ मटेरियल ऑफ इवोल्यूशन, वेरिएशन। क्या है वो, वेरिएशन। व्हाट इज द यूनिट ऑफ इवोल्यूशन, पॉपुलेशन। व्हाट इज द यूनिट ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, इंडिविजुअल, ठीक है। Microspheres, pay attention here. Another hypothesis is that early protocell could have been a microsphere. A microsphere is a non-living collection of organic macromolecule with double layered outer boundary. कि कुछ आपके मैक्रोमोलिक्यूल मतलब क्या होता है, बड़े बड़े मॉलिक्यूल थे, अमोनिया के, प्रोटीन के मॉलिक्यूल थे, वो कलेक्ट हुए और उनके बाहर क्या बन गया, डबल लेयर का मेम्ब्रेन आ गया। ऐसा कहना था सिडनी फॉक्स का, ठीक है। और कोएसरवेट को हम लोगों ने रिजेक्ट कर दिया है, माइक्रोस्फीयर आगे कंटिन्यू होता है। सिडनी फॉक्स डेमोन्स्ट्रेटेड द एबिलिटी टू बिल्ड माइक्रोस्फीयर फ्रॉम द प्रोटीनॉइड्स। कहाँ से बनाया उन्होंने इनको, प्रोटीनॉइड्स। प्रोटीनॉइड है क्या, Proteinoids are the protein-like structure consisting of branched chain of amino acid. आपको पता है अमीनो एसिड के अंदर ब्रांचेस भी होते हैं, शायद आपको केमिस्ट्री में बायोमोलिक्यूल पढ़ाया गया होगा, राइट। तो उसके अंदर हमने पढ़ा होगा कई बार कि प्रोटीन में क्या होता है, कार्बन के ब्रांचेस भी होते हैं, राइट। तो आपका प्रोटीनॉइड क्या है प्रोटीन ही, लेकिन यहाँ से अमीनो एसिड के क्या मिलेंगे, अलग अलग ब्रांचेस देखने को मिलेंगे, ठीक है। Proteinoids are formed by dehydration synthesis of amino acid. आपको पता है when amino acids combine उसमें क्या निकलता है बाहर, पानी, यानी सोने क्या बोलते हैं, डिहाइड्रेशन। अच्छा, अमीनो एसिड के जुड़ने से एक बॉन्ड बनता है, कौन सा बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड। टेम्परेचर क्या रखा बेटा मैंने, 180 डिग्री सेल्सियस। Fox observed small spherical cell-like unit that had arisen from the aggregations of proteinoids. These
किसकी याद है? These molecular aggregates were called proteinoids. माइक्रोस्फीयर क्या है? प्रोटीन माइक्रोस्फीयर, बहुत सारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, उसके आजू बाजू प्रोटीन का डबल लेयर बन गया, ठीक है, उसको हमने क्या बोल दिया? प्रोटीनॉइड माइक्रोस्फीयर। प्रोटीनॉइड कैसे बनता है? उन्होंने बताया कि भाई बहुत सारे आपके प्रोटीन है, अमीनो एसिड है, ब्रांच अमीनो एसिड है, उनको 180 डिग्री पे क्या किया गया? जोड़ा गया, डिहाइड्रेशन करवाया गया, आपका क्या तैयार हो गया है? प्रोटीनॉइड्स। अंडरस्टूड? ठीक है। द फर्स्ट नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ कुड हैव बीन ओरिजिनेटेड 3 बिलियन ईयर्स बैक। 3 बिलियन मतलब 300 करोड़ साल पहले, और ऐसा माना भी जाता है कि लाइफ की शुरुआत आज से लगभग 300 करोड़ साल पहले, यानी 300 करोड़ साल पहले लाइफ थी ही नहीं, उसके बाद ही शुरू हुई है। ओके, दे वुड हैव बीन जायंट मॉलिक्यूल्स, आरएनए, प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड एक्सेट्रा। जैसे बड़े बड़े मैक्रो मॉलिक्यूल्स मिलकर क्या बनाया था उन्होंने? बायोस्फीयर बना, सॉरी माइक्रोस्फीयर बनाया था। क्या बनाया उन्होंने? माइक्रोस्फीयर। नो डाउट, सिंपल है। शॉर्ट में कैसे याद रखेंगे? बहुत सारे मैक्रो मॉलिक्यूल, डबल लेयर प्रोटीन का लेयर, मैक्रो मॉलिक्यूल भर भर के अंदर क्या था? मेनली प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। कवरिंग भी किसकी थी? प्रोटीनॉइड्स की थी। प्रोटीनॉइड कैसे बना? ब्रांच अमीनो एसिड को डिहाइड्रेट किया गया, जोड़ा गया 180 डिग्री पे, समझा? ये भी मटेरियल क्या कर सकता है? इनटेक एंड आउटटेक कर सकता है, समझा? आपको एक्सचेंज कर सकता था। एनी डाउट? इसको लैब में बनाया गया था। कोएसरवेट भी कहाँ बना था? लैब में ही। इसको भी कहाँ बनाया गया था? लैब में, क्योंकि हमें डेमोन्स्ट्रेट करना है ना भाई लाइफ कैसे आई, राइट? इसके सब लैब में किया गया। कोएसरवेट वाज गिवन बाय ओपारिन, दिस वाज गिवन बाय सिडनी फॉक्स। ध्यान देना, माइक्रोस्फीयर स्वेल और श्रिंक। आपका सेल दो, अगर आप किसी सेल को हाइपरटोनिक सोल्यूशन में डाल क्या हो जाएगा? वो श्रिंक। हाइपोटोनिक सोल्यूशन में क्या हो जाएगा? वो स्वेल। ये भी क्या कर रहा है? या तो श्रिंक हो रहा है या तो स्वेल है, डिपेंडिंग अपॉन द ऑस्मोटिक पोटेंशियल इन द सराउंडिंग सॉल्यूशन। मतलब इसका प्रॉपर्टी लगभग एक सेल के जैसा ही है। Using ATP as a source of energy, microsphere can direct the formation of polypeptide and nucleic acid. माइक्रोस्फीयर की एक और खास बात क्या थी कि वो अपने हिसाब से क्या बना सकता था? पॉलीपेप्टाइड एंड न्यूक्लिक एसिड, और बनाने के लिए क्या यूज भी कर रहा था? वो ATP। यानी इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो एक्चुअली किसके जैसे है? सेल के जैसे है। इसीलिए कौन सी थियरी आगे कंटिन्यू हुई? सिर्फ माइक्रोस्फीयर की थियरी। कोएसरवेट को पहले ही रिजेक्ट कर दिया गया था। दे हैव द एबिलिटी ऑफ मोटिलिटी, मूव कर सकते थे, ग्रोथ, बड़े हो सकते थे, एंड सबसे इम्पोर्टेंट बाइनरी फिशन। ठीक है, कौन से मेथड से? वो भी बर्डिंग और फ्रेगमेंटेशन, 2 भाग में डिवाइड हो सकते थे। अब तो ये कंफर्म हो गया कि माइक्रोस्फीयर ही क्या थे? हमारे लाइफ का ओरिजिन थे। हमारे लाइफ का, इस लाइफ दुनिया में जो लाइफ का ओरिजिनेशन हुआ है, जो पिलर क्रिएट किया गया, किसके थ्रू है? माइक्रोस्फीयर के थ्रू था। ठीक है, और इनका स्ट्रक्चर किसके जैसा था? बैक्टीरिया एंड फंगस। इसीलिए क्या कहा गया कि माइक्रोस्फीयर कैन बी कंसीडर्ड एज अ फर्स्ट लिविंग सेल। तो माइक्रोस्फीयर को क्या माना गया? फर्स्ट लिविंग सेल। अब तक किसको कुछ डाउट आ रहा है? पूरा चैप्टर थियरी है, पूरा चैप्टर ही थियरी भरा भरा है। Origin of prokaryotes. Can you tell me what is this? ये फ्लैजेला है क्या? ये फ्लैजेला। मुझे एक प्रोकैरियोट का नाम बताइए जिसके पास फ्लैजेला हो। यूग्लिना नॉट अ प्रोकैरियोट, प्लीज। यूग्लिना प्रोकैरियोट नहीं है। हाँ, तो कैसे बैक्टीरिया का नाम पता है इसके पास फ्लैजेला हो? लैक्टोबैसिलस का फ्लैजेला नहीं होता। किसी ने पैरामीशियम बोला? नहीं बोला, शायद मैं गलत सुनी। हाँ बोलो। एनी प्रोकैरियोट हैविंग फ्लैजेला? फटाफट गूगल आवाज पूछो, खबरदार कोई फोन निकालो, बहुत मार खाओगे।
डोंट डेयर, बोलो। डायनोफ्लैजेलेट इज प्रोकैरियोट। तुम लोग तो सच में मार खाने वाला काम कर रहे हो। डायनोफ्लैजेलेट इज यूकैरियोट्स, इसका प्रोटिस्टा के पार्ट है। बोलो। अच्छा, अब नाम सुना है आपने? सुना है कभी स्लीपिंग सिकनेस? नाम सुना है? वो किसकी वजह से होता है? स्लीपिंग सिकनेस इज कॉज्ड बाय विच बैक्टीरिया? नाम सुना है? मेरा क्वेश्चन रॉन्ग है, आपको ये भी नहीं पता चलता, क्योंकि स्लीपिंग सिकनेस बैक्टीरिया कारण होता ही नहीं है, ये प्रोटोजोआ कारण होता है। रॉन्ग क्वेश्चन। अच्छा बता दो कौन सा प्रोटोजोआ की वजह से स्लीपिंग सिकनेस होता है? कौन इसको फैलाता है? ठीक है, ठीक है, इनके पास सारी चीजें नहीं थी, ये प्रोकैरियोट्स पे हम लोग आ चुके हैं। ये कौन सा बताओ? यस, क्या ये? पैरामीशियम। These divide by binary fission. Some of the oldest known fossil cells appear as a part of stromatolites. ये बहुत पहले का क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी आपको याद आना चाहिए। समझे आपको? ओल्डेस्ट नोन फॉसिल सेल, दुनिया का सबसे पुराना जो हमें सेल मिला फॉसिल के फॉर्म में, सो जो सेल भी हमें फॉसिल के फॉर्म में मिल रहे हैं, वो कौन सा है? वो स्ट्रोमेटोलाइट्स। स्ट्रोमेटोलाइट्स आर फाउंड टुडे फ्रॉम सेडिमेंट्स एंड फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोट। आज ये हमें बहुत कम मिलते हैं, लेकिन जो है भी वो हमें कहाँ मिलते हैं? सेडिमेंट्स के अंदर, जमीन के अंदर आपको मिल जाएगी। कई बार जब आप करते हो ना माइनिंग वगैरह करते हो तो पत्थरों के अंदर, या फिर आप जब क्या करते हो, आप खेती करते हो, आप हल का यूज़ करते हो तो उसमें मिट्टी से बाहर निकलने शुरू हो जाते हैं। ये हमारे लिए अच्छे होते हैं, बुरे नहीं होते, बिकॉज देयर आर साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, और ये कई बार नाइट्रोजन फिक्सेशन पे क्या करते हैं? हेल्प भी करते हैं। ठीक है, तो सबसे पुराना सेल कौन सा हमारे पास फॉसिल के फॉर्म में? स्ट्रोमेटोलाइट्स। स्ट्रोमेटोलाइट क्या है? ब्लू ग्रीन एल्गी या फिर साइनोबैक्टीरिया। ये इंपॉर्टेंट हमारे लिए। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हेटेरोट्रॉफ्स, ऑटोट्रॉफ। अब इससे पहले जो लाइफ आई होगी वो हेटेरोट्रॉफ ही होगी, राइट? जब सब के सब यहाँ पर प्रोकैरियोट थे, एक प्रोकैरियोट दूसरे प्रोकैरियोट को क्या कर रहा है? खा रहा है। हजारों साल तक, लाखों साल तक यही हो रहा है, एक दूसरे को खा रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे कुछ प्रोकैरियोट ने क्या की? तपस्या की, और उनको वरदान में क्या मिला कि यार तुम किसी को खाओगे नहीं, तुम खुद से अपना क्या कर सकते हो? फूड बना सकते हो। कैसे बना सकते हो अपना फूड? या तो लाइट की मदद से, या तो कुछ केमिकल्स की मदद से। मुझे किसी लाइट को खाने की ज़रूरत नहीं है। If you are making the food by using light, it is called as photosynthesis. If you are making the food by using chemical, called as chemosynthesis. So we have two kind of bacteria: photosynthetic bacteria and chemosynthetic bacteria. Okay. So heterotroph. तो पहले heterotroph है बेटा, बाद में autotroph है. The earliest prokaryotes obtained energy by the fermentation of organic molecules from the sea, brought in oxygen free atmosphere. They required ready-made organic matter food and thus they were heterotroph. एक दूसरे को खा रहे थे, उनको डाइजेस्ट करने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं थी। और आज भी आप जानते हैं फर्मेंटेशन के लिए हमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। उल्टा अगर आपने उसको खुला रख दिया, हवा मिल गया तो फर्मेंट नहीं होगा। इडली जब बनाते हो उसमें जो बैक्टीरिया इन्वॉल्व होते हैं उनको आप क्या करते हो? कवर कर देते हो ना पूरा। दही बनाने के लिए कवर करते हो नहीं करते हो? पाव ब्रेड बनाने के लिए जो यीस्ट इस्तेमाल किया जाता है उसको क्या करते हो आप? कवर करते हो। हवा नहीं लगनी चाहिए, कि हवा में भर भर क्या है? ऑक्सीजन। तो ये उस टाइप के ऑर्गेनिज्म है, समझा आपको? बिना ऑक्सीजन के जिंदा रह रहे हैं। तो एनर्जी कहाँ से मिलेगी? कौन सा प्रोसेस है? फर्मेंटेशन। क्योंकि आपको पता है एनारोबिक रेस्पिरेशन में दो स्टेप होते हैं। पहला स्टेप क्या होता है? ग्लाइकोलिसिस। दूसरा स्टेप क्या होता है? फर्मेंटेशन। ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है? आपका जो ग्लूकोज है वो ब्रेक डाउन किसमें हो जाता है? पायरुविक एसिड। अलग अलग स्टेप के थ्रू आपने पढ़ा होगा, है ना? ग्लूकोज, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज फ्रक्टोज 6 और फिर फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट, फिर PgAl, फिर DHAP। याद है आपको? कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है?
ग्रेट ऑरिजिन से होता है आपका। Autotroph. Due to rapid increase in the number of heterotrophs, the nutrition from the sea was began to disappear gradually and exhaustion. भाई लगातार एक दूसरे को खा रहे थे कि खत्म हो जाओगे, तो नेचर में तो लाइफ खत्म हो जाएगी, दूसरे को खा के तो बचेगा क्या फिर? तो जो आखिरी बचेगा तो भूखा मरेगा फिर। तो इसलिए क्या करो, कुछ लोगों क्या करो, ऑटोट्रॉफिक बनाओ। क्या बनाओ? ऑटोट्रॉफिक। फिर धीरे धीरे ऑटोट्रॉफिक बनना रिक्वायरमेंट थी टाइम की। टाइम की क्या थी? रिक्वायरमेंट, वरना सब एक दूसरे को खा के खत्म हो जाते हैं। अंडरस्टूड? तो टाइम की रिक्वायरमेंट थी, इसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल सिलेक्शन। सो दिस लीड टू द इवोल्यूशन ऑफ ऑटोट्रॉफ। दीज ऑर्गेनिज्म वर कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग देयर ओन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बाय केमोसिंथेसिस और फोटोसिंथेसिस। पहले तो आए थे केमोसिंथेसिस, बाद में क्या आए हैं? फोटोसिंथेटिक आए हैं। तो जो पहले केमोसिंथेटिक आए थे वो केमिकल से अपना फूड तो बनाते थे, लेकिन ऑक्सीजन गैस को लिबरेट नहीं करते थे। फिर जो फोटोसिंथेटिक आए बाद में, वो भी पहले अपने लिए खाना बना रहे थे लाइट से, लेकिन ऑक्सीजन नहीं बना रहे थे। बाद में जो सेकंड लेवल पे फोटोसिंथेटिक आए, पहले क्या है? केमोसिंथेटिक, फिर फोटोसिंथेटिक 1, फोटोसिंथेटिक 2। फोटोसिंथेटिक 2 ने क्या किया? लाइट से खाना ही बनाया और ऑक्सीजन एज अ बाय प्रोडक्ट रिलीज भी किया। समझा आपको? तो यानी फोटोसिंथेसिस दो टाइप का हो गया, एक हो गया ऑक्सीजनिक, एक हो गया एनऑक्सीजनिक। पहले क्या आया था बेटा? एनऑक्सीजनिक, कि फोटोसिंथेसिस तो हो रहा है, ऑक्सीजन नहीं बन रहा है। उसके बाद जो इवॉल्व इसमें क्या हुआ? ऑक्सीजन बनना शुरू हुआ। समझ में आ गई कहानी? ठीक है। केमोऑटोट्रॉफ, ड्रॉप इन टेम्परेचर स्टॉप द सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इन सी वाटर। Some of the early prokaryotes got converted into chemoautotrophs, which prepare organic food by using energy released during the certain inorganic chemical reactions. These anaerobic chemoautotrophs were like present anaerobic bacteria. They release carbon dioxide in the atmosphere. इनको एनर्जी कहाँ से मिली थी बेटा? एनर्जी कैसे मिल रही है? आपका केमिकल जो बनता था, केमिकल रिएक्शन में एनर्जी मिलती है, उसी से क्या करते थे? अपना खाना बनाते थे, उस खाने को के फिर से एनर्जी प्रोड्यूस करते थे। तो इस तरह से इनका साइकिल चल रहा है। बहुत सारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब करते थे, ब्रेक डाउन करते थे, खाना बनाते थे, एनर्जी मिल रहा है। ठीक है। केमो ऑटोट्रॉफ, जैसे एग्जांपल नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया, सुना है? नाइट्रोजन फिक्सेशन वाले बैक्टीरिया, मुझे दो एग्जांपल देंगे प्लीज, एक एक करके हाथ ऊपर कर देंगे एग्जांपल, 1 by 1। यस, माइकोराइजिया नहीं होता, माइकोराइजा होता है। और पहली बात तो फंगस है, वो बैक्टीरिया नहीं है। बोलो, माइको वर्ड फंगस के लिए आता है बेटा। आई वॉन्ट कॉमन, नॉट भाई, मुझे प्रॉपर नाम चाहिए, कॉमन नाम नहीं चाहिए। राइजोबियम नाम सुना है? नाइट्रोसोमोना सुना है? अजोलोबैक्टर सुना है? नाइट्रोबैक्टर सुना है? नॉस्टॉक सुना है? ये सब क्या है? नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, जो नाइट्रोजन को क्या करते हैं? फिक्स। क्यों कर रहे हैं फिक्स? बिकॉज उनको क्या मिलती है? एनर्जी। और ये एटमॉस्फेयर क्या रिलीज कर रहे थे बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड। बिकॉज क्या कर रहे हैं? है तो ऑटो, ये एनारोबिक है, एनारोबिक पे थोड़ा बहुत एनर्जी बन रही है, बाकी क्या रिलीज होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, है ना? देखो ये वो चीजें जो आप जानते हैं। अब बोलो सर, एनारोबिक में कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से बन रहा है? सर, बन रहा है, इडली में भी कार्बन डाइऑक्साइड जमा होता है, यीस्ट में भी क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड जमा होता है। बनता है कि नहीं बनता है? अगर आप इसको रिलेट नहीं कर पा रहे हो तो प्लीज़ वापस से 5वीं कक्षा में जाइए, छोड़ दीजिए 12वीं, तुम्हारे बस कर लीजिए, तुमसे ना हो पाएगा। अब आते हैं फोटोट्रॉफ। एवोल्यूशन ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, धीरे धीरे उनके अंदर क्या डेवलप हो बेटा? क्लोरोफिल मॉलिक्यूल enabled certain protocells to utilize light energy and synthesize carbohydrate। ये अभी भी कैसे थे? anaerobic, यानी बैक्टीरिया। So they were anaerobic or photoautotrophs. They did not use water as hydrogen source। इसका मतलब क्या हुआ? जनरली क्या होता है?
एरोबिक में क्या होता है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, एब्जॉर्ब करता है प्लांट, प्लस क्या लेता है बेटा वो H2O, अंडर द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरो वो क्या बना रहा है हमारे लिए, C6H12O6 प्लस कौन सी गैस रिलीज कर रहा है वो, ऑक्सीजन गैस। यही है ना फोटोसिंथेसिस में, राइट? ये भी फोटोसिंथेसिस कर रहा है, लेकिन वो पानी नहीं यूज कर रहा है। समझ में आया? पानी अगर यूज नहीं कर रहा है इसका मतलब क्या हुआ, जब पानी बेटा ब्रेक डाउन होता है, ध्यान सुनना, ये पानी आपका पता है ना, आपका जो ऑक्सीजन निकलता है वो कहाँ से आता है, कार्बन डाइऑक्साइड तो पानी से आता है। पहले बताओ, मेरा पहला क्वेश्चन ये है, यहाँ जो ऑक्सीजन निकल रहा है वो कार्बन डाइऑक्साइड के ब्रेक होने से आता है कि वाटर के ब्रेक होने से आता है? पक्का? बिल्कुल। तो पानी अगर है ब्रेक डाउन होगा तब ये हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, और ये क्या बनाएगा, कार्बोहाइड्रेट, ये बनाएगा, और बचा हुआ ऑक्सीजन बेटा कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। तो पानी को यूज करेगा तो ही तो ऑक्सीजन निकलेगा। ये फिलहाल भाई साहब पानी को यूज नहीं कर रहे हैं, यहाँ ऑक्सीजन प्रोड्यूस होने वाला नहीं है। समझा आपको? श्योर? ये किसी का रुमाल नहीं है ना? They were similar to present day sulfur bacteria। तो सल्फर बैक्टीरिया इसका अच्छा एग्जांपल है, in which hydrogen sulfide split into hydrogen and sulfur। अभी जैसे एग्जांपल मेरे पास क्या है, सल्फर बैक्टीरिया। देखो ये एब्जॉर्ब क्या कर रहे थे, कार्बन डाइऑक्साइड, और इनको बनाना क्या है अपने लिए, C6H12O6। तो इसके अंदर क्या चाहिए हमको, हाइड्रोजन चाहिए ना, तभी तो ऐड होगा। तो हाइड्रोजन कहाँ से मिल रहा था पता है, हाइड्रोजन सल्फाइड से इनको। तो इनके लिए हाइड्रोजन का सोर्स क्या था, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। और आप जानते हैं जहाँ भी चीज़ सड़ती है, डिकम्पोज होती है, वहाँ पर हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बनता है। इसका स्मेल सड़े हुए अंडे जैसा था, रॉटन एग जैसा, ऐसा रहता है किसी ने छोड़ दिया, नाक के बाल आपके जल जाएंगे। कभी कभी खाड़ी से को बदबूदार गैस आती पास होती है, खाड़ी से पास आती है ना, दैट इज नथिंग बट बेटा योर हाइड्रोजन सल्फाइड। यही हाइड्रोजन सल्फाइड की वजह से आपका सिल्वर ब्लैक भी होता है। मुंबई में समझ में आया क्यों ब्लैक हो जाता है चांदी, दिस इज द रीजन बिहाइंड द ब्लैकिशनेस ऑफ द सिल्वर। तो यहाँ पर इसको ब्रेक डाउन करते थे, ये इसके साथ किया, और कौन सी गैस निकलती थी यहाँ सर, सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती थी। अंडरस्टूड? सल्फर डाइऑक्साइड नहीं, खाली सल्फर आएगा। क्या निकल रहा है खाली, सल्फर। इससे इनको क्या बोलते थे, सल्फर बैक्टीरिया। क्या बोलते थे इनको, सल्फर बैक्टीरिया। तो ये क्या कर रहे थे, हाइड्रोजन वाज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फूड एंड सल्फर वाज रिलीज्ड। कोड आउट, स्टेप बाय स्टेप जा रहे अपन एक एक करके। पहले क्या पढ़े, क्वेश्चन वेट, फिर किस पे आ गए, माइक्रोस्फीयर। माइक्रोस्फीयर एक्सेप्टेड हो गया, यस वेरी गुड। आगे बढ़ते किस पे आ गए हम लोग, फिर प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स में भी हम लोग प्रोकैरियोट चल रहा है। प्रोकैरियोट में क्या आ गया, पहले हेटेरोट्रॉपिक, राइट। हेटेरोट्रॉपिक के बाद क्या आया, ऑटोट्रॉपिक। उसमें भी पहला कौन सा, केमो ऑटोट्रॉपिक। फिर किस पे आ गए, फोटो ऑटोट्रॉपिक। फोटो ऑटोट्रॉपिक में क्या ये एनारोबिक तो है ये, लेकिन इसमें से ऑक्सीजन नहीं कर रहा है, तो क्या बोलेंगे, एनऑक्सीजनेट। एनऑक्सीजनेट, यहाँ ऑक्सीजन गैस लिबरेट नहीं हो रहा है। अंडरस्टूड? ये आ जाते हैं। These use water, aerobic phototrophy क्या हो रहा है, वाटर यूज हो रहा है। These use water as a source of hydrogen and carbon dioxide as a source of carbon to synthesize carbohydrate in the presence of solar energy. The first aerobic photoautotropic were cyanobacteria। इनके पास प्रॉपर्ली क्लोरोफिल होता है, बिकॉज बेटा क्या है वो, एल्गी के पास पता है क्लोरोफिल होता है, ठीक है। They had chlorophyll. They release oxygen in the atmosphere as by-product of photosynthesis, ठीक है। कोई डाउट इसके अंदर? ऑक्सीजन रेवोल्यूशन,
एज द नंबर ऑफ फोटोऑटोट्रॉप, धीरे किसके नंबर बढ़ने शुरू हो गए? फोटोऑटोट्रॉप। धीरे धीरे लाखों सालों में ही सही, लेकिन हवा में क्या रिलीज होना शुरू हुआ? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ने पूरे एटमॉस्फेयर, पूरे अर्थ के एटमॉस्फेयर किससे भर दिया? ऑक्सीजन से। और यही ऑक्सीजन आगे कंबल में क्या बनाता है? ओजोन लेयर। एक बार ओजोन लेयर हो गया, अर्थ काफी हद तक कूल हो चुका था, काफी ठंडा हो चुका था, नॉर्मल हो गया था। अब क्या हो रहा है? ऑक्सीजन का ओजोन लेयर ही बन चुका है। अब लाइफ धीरे धीरे पानी से निकले कहाँ आ सकती है? लैंड पर आ सकती है। और ऐसा माना जाता है जो पहला लाइफ लैंड पर आया था वो एल्गी एंड फंगस के कॉम्बिनेशन से आया था। आपको पता है एल्गी फंगस के कॉम्बिनेशन क्या कहा जाता है? द सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड फंगी इज कॉल्ड एज लाइकेन। तो बेटा ऐसा माना जाता है कि लाइकेन ने क्या किया था? इस पृथ्वी पर लाइफ को, मतलब इस लैंड पर लाइफ को शुरू किया था। कहाँ पर? लैंड पर लाइफ को शुरू करने वाला, और इस लैंड के ऊपर लाइफ को आगे लेके जाने वाला कौन था? लाइकेन्स। समझा? कैसे? वो आगे पढ़ेंगे। ठीक है। फ्री ऑक्सीजन reacted with methane and ammonia and transformed the methane ammonia into carbon dioxide and nitrogen. Oxygen releasing prokaryote first appeared at least 250 crore years ago. यानी कि 350 से कितने पे आगे चले हम लोग? 250। यानी इतना सा होने में कितने साल लग गए? 100 करोड़ साल। कितने? 100 करोड़ साल लग गए सिर्फ कहाँ से आने में? एक लाइफ को फोटोसिंथेटिक होने में। सिर्फ बैक्टीरिया आया है खाली, और बाकी सब बाकी है, तो सब कुछ पेंडिंग है। तो आप समझ सकते हो बिगिनिंग में जो लाइफ था कितना स्लो था। और हमेशा एवोल्यूशन ऐसे ही होता है ना बेटा, कोई भी चीज़ जब बनती है पहले क्या होती है? उसका स्पीड हमेशा कहता है स्लो। पहले कंप्यूटर कितना स्लो थे, कोई खरीदता ही था, राइट है कि नहीं? एक बार कंप्यूटर खराब हो गया मान लीजिए, तो बनवाने में 2-2 महीना 3 महीने लग जा रहा है। और आजकल 10 दिन के अंदर आपका लैपटॉप बन के तैयार, खटाखट है कि नहीं? तो कोई भी चीज़ जब बनता है, जब पहली बार बाइक बनी थी, स्कूटर, हमारा बजाज, देखा है डोडेस? पुराना बहुत देखना जाके। तो क्या हुआ था उस समय? किसी घर पे होते थे, 50 में से किसी एक घर के अंदर में, और जब लेके निकलते सब देखते थे, हाँ लेके जा रहे साहब, ठीक है। और आज देखो हर घर में एक एक्टिवा खड़ी है, किसी घर में, एक घर में 3-3 एक्टिवा है। तो एवोल्यूशन शुरुआत में हमेशा ही क्या होता है? स्लो होता है। एक बार एवोल्यूशन ने अपने आप को अडेप्ट कर लिया, तो एवोल्यूशन का जो पेस है, वेलोसिटी, वो अपने आप बढ़ना शुरू हो जाता है। सो यह ऑक्सीजन कंबाइंड विद द मीथेन प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड वाटर, ऑक्सीजन कंबाइंड विद अमोनिया प्रोड्यूस नाइट्रोजन एंड वाटर। As oxygen accumulated in the atmosphere, the ultraviolet light changed some of the ozone into oxygen into ozone. Ozone formed a layer in the atmosphere, blocking the UV light and leaving the visible light as main source of energy. The first cellular form of life did not possibly originate 200 million years ago. यानी जो आज हम लोग पहला सेल आज से 200 करोड़ साल पहले सोच भी नहीं सकते कैसा होगा, क्योंकि पहला सेल था ही नहीं। वो क्या था? माइक्रोस्फीयर था। क्या था वो? माइक्रोस्फीयर। आज जब पहला सेल देखते हो, आज से 200 करोड़ साल पहले, इसको उसके बारे में सोचना भी बड़ा मुश्किल है। These are probably single cells। क्या थे बेटा वो? सिंगल सेल, ठीक है। ऑक्सीजन कंबाइंड विद ऑक्सीजन अंडर द यूवी लाइट, दे फॉर्म ओजोन मॉलिक्यूल्स। Origin of eukaryotes. These developed from primitive prokaryotes cell about 1.5 billion years ago, 150 करोड़ साल पहले। There are two views regarding the origin of eukaryotes। उसके भी 2 अलग-अलग तरीके हैं, बताया गया eukaryotes आए कैसे। प्रोकैरियोट समझ में आ गया अच्छे से? पहला, according to Margulis of Boston University, some anaerobic predator host cell engulfed the primitive aerobic bacteria but did not digest them। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिम्बायोट्स बोलते हैं। आपने इसको 11th में पढ़ा था, मैंने सिखाया था, मैंने स्टोरी बताई थी इसकी।
याद आ रहा है सर? हाँ बाबू याद आ रहा है कुछ? मैंने क्या बताया देखो, मान लो हम सब कौन है, सबके सब प्रोकैरियोट्स हैं। इनमें से कुछ प्रोकैरियोट क्या है, अपने आप से खाना बना सकता है, ये बन चुके हैं। मैं हूँ प्रोकैरियोट, मैं अपना खाना नहीं बनाता, मैं इसको खाऊंगा, मैंने इसको खा लिया, मैंने इसको खा लिया, मैंने इसको खा लिया, भूख लगी मेरे को, मैं इसको खाने आऊँगा, बोलेगा प्लीज़ भाई खाना मत करो, बोला क्यों, हम लोग भाई मुझे भूख लगी मैं खाऊंगा, बोलता नहीं मैं तुम्हारे काम का कैसे सर मैं फोटोसिंथेसिस करता हूँ, उसको खा लो लेकिन डाइजेस्ट मत करो। याद है खाने से वाला? तो ये इसके अंदर मेरे अंदर आ गया। तो पहली बार किसी प्रोकैरियोट के अंदर एक मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर आ गया, तो मैं क्या बन गया, यूकैरियोट। क्या फायदा हुआ मेरा, ये फोटोसिंथेसिस कर सकता है, मुझे अब किसी के ऊपर खाने की डिपेंड करने की जरूरत नहीं है, जो भी खाना बनाएगा मेरे साथ शेयर करेगा। इसको फायदा क्या हुआ, अब इसको कोई खाने वाला भी नहीं। अंडरस्टूड? समझा कि नहीं? इसको हमने क्या नाम दिया था, कौन सा सिम्बायोसिस का नाम क्या दिया था, एंडोसिम्बायोटिक थियरी। अंडरस्टूड? ऐसे प्रेडेटर होस्ट से बाद में क्या बन गए, यूकैरियोट। देखो इसने खा लिया, इसको इसे खा लिया, इसको देखा आपको, लेकिन डाइजेस्ट नहीं किया। Predator host cell that engulf the aerobic bacteria evolved into animal cell, and those that capture both aerobic and anaerobic bacteria become the plant cell. जिसने सिर्फ किसको खाया, एरोबिक, वो क्या बन गया, जिसने एरोबिक और ग्लूगिन के दोनों खा लिया, उसको क्या बन गया, वो प्लांट सेल। क्योंकि भाई ग्लूगिन के पास क्या है, फोटोसिंथेसिस कैपेसिटी है। The aerobic bacteria establish themselves as a mitochondria. Aerobic bacteria में क्या बन गया, माइटोकॉन्ड्रिया बन गया, बिकॉज माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होता है। जिससे माइटोकॉन्ड्रिया यानी कौन सा, ये एरोबिक बैक्टीरिया एनिमल में भी है, एरोबिक बैक्टीरिया प्लांट में भी है। और ब्लू ग्रीन अलगे फाइनली क्या बन गया, आपके क्लोरोप्लास्ट बन गए। क्या बन गए, क्लोरोप्लास्ट। समझ में आई कहानी कैसी, ये समझ में आ रहा है? यहाँ पर क्या है, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया यानी कि प्रोकैरियोट। ये क्या है, हेटेरोट्रॉफिक प्रोकैरियोट। इसने तो खाया लेकिन डाइजेस्ट नहीं किया, अंदर आ गया। क्लियर? अकॉर्डिंग टू दिस व्यू, cell organelles of eukaryotic cell might have originated from invagination of surface membrane of the primitive prokaryotic cell। यानी हमारे सेल के अंदर जितने भी सेल ऑर्गेनल है, कभी ना कभी एक टाइम पर क्या रहे होंगे, प्रोकैरियोटिक सेल ही रहे होंगे, जिनको एनगल्फ कर करके क्या बना दिया गया है, आज वो यूकैरियोटिक सेल का ऑर्गन बन चुके हैं। क्या बन चुके हैं वो, ऑर्गन। नो डाउट? देखो ये जो बातें आप कर रहे हो ना, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। मैं जितनी बार आपको देखता हूँ, यू कीप ऑन टॉकिंग एवरी सिंगल मोमेंट। ये करने के लिए बेटा पूरा रोड खाली पड़ा है, गार्डन खाली पड़ा है, सिग्नल खाली पड़ा है। यू कैन गो देयर एंड टॉक। At least don't dare to do such thing in front of a teacher. I don't know आपको इतना guts कहाँ से आता है। If you are not interested, it's okay. You can put down your head down, or you can leave my lecture. अब यूनिसेल से क्या बन गए, अब कुछ यूनिसेल बोलते हैं नहीं यार अकेले मजा नहीं आ रहा है, कुछ यूनिसेल में क्या बन गए, ग्रुप गैदर कर लिए और क्या बन गए। याद करो आपने पहला फाइलम पढ़ा था एनिमल किंगडम में, उसमें बहुत सारे सेल थे, कोई टिश्यू बना था, सिर्फ क्या था, सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान, याद है ना, यहाँ से शुरुआत होती है एनिमल्स की। बहुत सारे सेल तो कंबाइंड हो गए तो टिश्यू बना नहीं है, बाद में टिश्यूज सेल्स आपस में एक काम करते हैं, अलग अलग क्यों रहेगा, तुम मिलके एक काम करो, तुम मिलके एक काम करो, हम सब मिलके क्या बनते हैं, एक टिश्यू, तुम मिलके बने एक टिश्यू। अंडरस्टूड? अंडरस्टैंडिंग हुई। वंस यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वर डेवलप्ड, द सेल्स कुड गैदर टू फॉर्म कॉलोनीज। लेटर cell differentiation occurred to form the multicellular organisms. These gave rise to all different forms of life by gradual modification over the ages.
याद तो हमने स्पॉन्जेस दिखाया था ये, है ना? उसके अंदर किस कौन से होते हैं बेटा? कोएनोफ्लैजेलेट्स, कोएनोसाइट्स कहा जाता है इनको। कोएनोसाइट ग्रुप के अंदर जो एक एक सेल क्या होते हैं? कोएनोफ्लैजेलेट कहा जाता है। याद है आपको उनका शेप कैसा था? उनका मैंने ऐसा दिखा था मैंने आपको, समझ लाइक दिस, ऐसा। ये सब क्या था आपके याद है? स्ट्रक्चर दिखाता फटाफट। आपको याद हो डायग्राम था एक, यहाँ पर बने, याद है कुछ? यहाँ कैसे ट्राइंगल, यहाँ याद है कुछ ऐसा? यही सब क्या आपके कोएनोसाइट्स, या इसके एक साथ क्या बोलते हैं हम लोग? एक साथ कोएनोफ्लैजेलेट्स। ये सब कोएनोफ्लैजेलेट पूरा डायग्राम होता, ठीक है? इससे आपके क्या बने? प्रोटोस्पॉन्जिया। बाद में क्या बने? स्पॉन्जेस बने। क्या बने वो? स्पॉन्जेस बने। तो ये जो एग्जांपल वो आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए था कि पहले कैसे सेल थे, सेल्स एग्रीगेट हुए, फाइनली आपका कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। It is obvious that life could have originated upon other planets and stars, having conditions approximately similar to these of the primitive Earth. Of the planets, only Mars is supposed to have the conditions suitable for such a life. जितनी लाइफ कहीं भी ओरिजिन हो सकती है, जैसा लाइफ हमारे अर्थ को इस समय था कंडीशन, वैसे तो हर जगह भी रहा होगा, क्योंकि अर्थ से बाकी चीज़ें भी सेपरेट हुई। तो अर्थ ही क्यों ओनली अर्थ? क्योंकि अर्थ का सन से परफेक्ट डिस्टेंस था। अर्थ और सन के बीच का परफेक्ट डिस्टेंस है, मतलब अर्थ और मार्स एक जोन में आते हैं, उसको बोलते हैं गोल्डीलॉक्स जोन। क्या होते हैं? गोल्डीलॉक्स जोन, जिससे कि अर्थ ना बहुत ज़्यादा गर्म ना बहुत ज़्यादा ठंडा है, क्योंकि जस्ट परफेक्ट फॉर सस्टेनेंस। सेकंड, अर्थ के पास है उसके मून। अर्थ के पास क्या है? उसका मून, जो उसके रोटेशन में क्या रहता है? स्टेबिलिटी रहता है। अब इसमें हमारा ऐसे रोटेट नहीं हो रहा है, ये तो टिल्ट है, लेकिन अपने फिक्स एक्सिस पर है। मार्स ऐसा है तो कभी ऐसा घूम रहा है, कभी ऐसा घूम रहा है, कभी ऐसा घूम, उसका एक्सिस कभी भी फिक्स नहीं रहा है, क्योंकि उसके पास मून है ही नहीं। थर्ड, हमारे अर्थ के पास होता है मैग्नेटिक फील्ड, जो सन से आने वाले सोलर वेव्स को क्या करता है? हमें बचाता है। समझा आपको? उसकी मून की वजह से हमारे परफेक्टली क्या होते हैं? सीजन्स आते हैं, ठंडी, गर्मी, बारिश। Now you can understand why only Earth has a life on this entire planetary system. बाकी कहीं होगा तो होगा, फिलहाल हमें पता नहीं है। Any doubt? ऐसा माना जाता है कि पहले मार्स के पास जो मून था, उसमें भी लाइफ थी, लेकिन मून डिस्ट्रॉय होगा, कुछ तो कारण हुआ होगा, डिस्ट्रॉय हो गया और लाइफ वहाँ से पूरी खत्म हो गई। समझा? ओके, आई थिंक ये आपके समझ में आ गया, पूरा थियरी है, ये कहानी समझ में आई। इसको घर पे जाके बाकायदा इज्जत से, प्यार से शॉर्ट पॉइंट लिखना स्टार्ट करना। लिखोगे तो ही आपका भला है, नहीं लिखोगे, सिर्फ तो मोबाइल में रखोगे या प्रिंट आउट निकालोगे, तो प्रिंट आउट तो लॉस ही लॉस है, क्योंकि प्रिंट आउट निकालोगे पढ़ोगे नहीं और खर्चा ज़्यादा होगा। प्रॉपर से हाथ से लिखना शुरू कराएंगे, छोटे छोटे पॉइंट, क्योंकि नीट में से क्वेश्चन यहीं से फ्रेम होते हैं। सर बाकी का पीपीटी का है? ये समझ में आ रहा है? ये तुम्हारे लिए ही है, लेकिन तुम फॉलो नहीं करते हैं। क्या बोला सर? अपने फेस का एक्सप्रेशन ही बदल लिया फटाफट, जॉयफुल से सौरफुल पे आ गए। डोंट स्टॉप व्हेन यू आर टायर्ड, स्टॉप व्हेन यू आर डन। ठीक है? और लाइफ में जो है ना, कभी डन नहीं होता। दैट्स व्हाई नेवर स्टॉप। लाइफ इज अनस्टॉपेबल। समझा? कभी नहीं होता लाइफ में, कभी डन होता ही नहीं है, कि जिसकी लाइफ में डन हो गया उसकी लाइफ में भी रुक जाती है। देखो, लाइफ को जीने का अपना अपना पैरामीटर का तरीका होता है। कुछ लोग बोलते हैं कि भाई
जीने का तरीका होता है भाई। कुछ लोग बोलते हैं कि जिंदगी का सफर उतना ही आसान होता है जितना लोड कम लोगे, है ना। सामान जितना कम रहेगा सफर उतना ही आसान होता है। तो जिंदगी में अगर आपके पास आपकी बोलते हैं ना, आपकी इच्छाएं, आपकी ख्वाहिशें जितनी कम होंगी उतना ज़िंदगी आसान रहेगा। लग्जरी सुना, लग्जरियस लाइफ 2 टाइप की होती है। एक होती है आपके पास सब कुछ है और चाहिए, एक होता है कुछ नहीं तो भी जी लेंगे। और तुम सोचो कौन सा तुम्हारे लिए अच्छा है। कुछ लोग क्या बोलते हैं, नहीं मिला तो भी जिएंगे, हमको फर्क नहीं पड़ता। वो लग्जरियस लाइफ है जो एकदम कम में जी ले, मतलब उसके पास खोने के लिए कुछ है ही नहीं। खाने मिला चलेगा, कपड़ा नहीं मिले चलेगा, घर में मिला चलेगा। अब कुछ लोग सब कुछ है फिर भी सुकून, ठीक है। दो तरह लोग जिंदगी जी रहे हैं। तो मरना सबको ही है, ठीक है। कोई तड़प के मरता है, कोई सुकून की जिंदगी मरता है, लेकिन मरते सब है। सो लाइफ कभी रुकने वाली नहीं है। अगर आपको कम में जीना है तो भी आपको डन नहीं होता, वहाँ पर भी आपको हर चीज़ छोड़ना पड़ता है। धीरे धीरे सब कुछ छोड़ दो, धीरे धीरे से आप पहले फैमिली छोड़ोगे, राइट, फिर आप खाना छोड़ दोगे, धीरे पानी छोड़ दोगे, फिर थोड़ा सांस लेना एकदम कम कर दोगे, फिर 1 घंटे में 1 सांस लोगे, फिर धीरे सांस लेना भी छोड़ोगे, फिर खत्म। क्योंकि आपको कुछ नहीं चाहिए, लेकिन वो स्टेज तक पहुँचने के लिए बहुत लंबा टाइम चाहिए, बहुत पेशेंस चाहिए, हर किसी के पास नहीं होता, ठीक है। और जो दूसरा स्टेज है जहाँ पर आपको बहुत कुछ चाहिए, वहाँ पर बहुत लंबी ज़िंदगी चाहिए, है ना, है कि नहीं। अंबानी से अंबानी का सफ़र आसान नहीं होता, नो डाउट। क्या बोले बात है क्या चलिए आइए मिलते हैं ब्रिटिश एंगल से। पे अटेंशन। द टर्म एवोल्यूशन वाज गिवन बाय हर्बर्ट स्पेंसर। ये सारे नाम आपको आने चाहिए। Evolution means gradual changes from one form to another. It means to unroll or to unfold or to reveal hidden potential. क्योंकि आप एक से दूसरे स्टेज में कन्वर्ट होते चले जा रहे हैं, यानी आपके अंदर बहुत सारा अभी क्या है, पोटेंशियल है। आप किस में कन्वर्ट हो सकते हो। किसी ने सोचा था हम वहाँ से लेकर यहाँ तक का सफर तय कर लेंगे, राइट। एवोल्यूशन इसे बोलते हैं। आपको लगता है नेहरू की शक्ल इसकी? नेहरू तो नहीं थी, ब्रिटिश का गुलाम। एवोल्यूशन, Darwin's defined evolution as descent with the modification. Descent मतलब होता है आगे बढ़ना, निकलते जाना, modification के साथ आगे बढ़ते चले आना। Every kind of change is not evolution. सबसे बड़ी बात समझो, हर चेंज एवोल्यूशन नहीं होता। एवोल्यूशन उसी को माना जाता है, अभी आपको बता जाऊँ, एवोल्यूशन उसी को माना जाता है जो अगली जनरेशन में वो कैरेक्टर पास ऑन हो जाए, राइट। मान लीजिए मैंने इनका कान काट दिया, उनके बच्चे के पास दोनों कान हो गए ना, इनके अंदर होने वाला ये चेंज तो नहीं होगा। आप समझ रहे हो मैं किसकी बात कर रहा हूँ? लमार्क अंकल, जिराफ की गर्दन लंबी हो गई, सांप के पैर गायब हो गए, है ना, है कि नहीं। लोहार का बेटा आयरन मैन बनेगा, बोल रहा था ना, आयरन स्मिथ का बेटा क्या बनेगा? आयरन मैन। समझा? पैदा हुआ तो आयरन की चड्डी के साथ आएगा, ऐसा बोल रहे थे वो। ऐसा हुआ था क्या रियल में? इसलिए इनकी थ्योरी क्या कर दी गई, डिस्प्रूव कि अंकल बस खत्म, बारहवीं की कहानी यही रोक दो। एवोल्यूशन का कोई एंड नहीं होता।
एवोल्यूशन का कोई डेस्टिनी नहीं है कि यहाँ पर आपका एवोल्यूशन खत्म हो जाए। एवोल्यूशन कंटिन्यू है, कंटिन्यूअस है, होता रहेगा। जब तक लाइफ है तब तक लाइफ में एवोल्यूशन होता ही रहेगा। समझा आपको? इसकी कोई डेस्टिनी नहीं होती है कि यहाँ पर खत्म हो जाएगा। एवरी काइंड ऑफ चेंज इज नॉट एवोल्यूशन। फॉर एग्जाम्पल मेटामॉर्फोसिस ऑफ फ्रॉग, चेंज इन इकोसिस्टम, इसको आप एवोल्यूशन तो नहीं बोलेंगे ना। अभी बोलेंगे बारिश हो गई, चेंज हुआ, एवोल्यूशन हो गया? नहीं ना, आप समझ रहे हो? बच्चा था, बड़ा हो गया, बाद में भैंसा बनेंगे, तो क्या एवोल्यूशन हुआ? ये तो नहीं, तो कोई एवोल्यूशन नहीं हुआ। समझा आपको? एवोल्यूशन मतलब नए कैरेक्टर आना और वो कैरेक्टर का नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होना जरूरी है। समझ में आ रहा है? ठीक है। एवोल्यूशन का एम क्या है? क्यों इतना एवोल्यूशन हो रहा है? तो सिंपल सी हुई थी, लाइफ की शुरुआत कहाँ से हुई थी? सिंपल। आज हम कॉम्प्लेक्स पे पहुंच चुके हैं। तो एवोल्यूशन का एम लाइफ को कॉम्प्लेक्स बनाना नहीं है, क्योंकि अगर लाइफ को कॉम्प्लेक्स बनाना होता तो शायद यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट नहीं करते, क्योंकि एवोल्यूशन में जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं है उसको हटा दिया जाता है। लेकिन आप भी एग्जिस्ट कर रहे हैं ना, राइट? इसका मतलब लाइफ को कॉम्प्लेक्स बना दो। एवोल्यूशन का मेन मकसद, एम नहीं है। मकसद क्या है? एम ऑफ लाइफ एवोल्यूशन इज फिटनेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विद द सराउंडिंग कंडीशन। कैसे एक ऑर्गेनिज्म अपने सराउंडिंग हिसाब से अपने अंदर बहुत सारे चेंजेस लाता है। याद रखना, अडैप्टेशन इज डिफरेंट, एवोल्यूशन इज डिफरेंट। अगर मैं किसी माउंटेनियस एरिया में जाता हूँ जहाँ पे ऑक्सीजन कम है, वहाँ मैं 2 महीना 3 महीना रहूँ तो पहले दिन दूसरे दिन तो चक्कर आएगा, वोमिटिंग होगा, मेरे को परेशान हो जाऊँगा, सर दर्द होगा। सर आई हैड इट। अगर मैं माउंटेनियस प्लेस पे जाके अपने आप को वहाँ एडजस्ट करवाऊँ तो इट टेक्स टाइम, राइट? 2 महीना 3 महीना 6 महीना 1 साल 2 साल 3 साल मैं वहाँ एडजस्ट हो जाऊँगा। उसके बाद मेरी जो जनरेशन आएगी, क्या उसे एडजस्ट नहीं करना पड़ेगा? उसे भी करना पड़ेगा, बिकॉज ये कैरेक्टर नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन नहीं होंगे। समझा आपको? तो अडैप्टेशन और एडजस्टमेंट और इवोल्यूशन ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। आर यू गेटिंग मी? सो डोंट मर्ज द अडैप्टेशन विद द इवोल्यूशन, इट इज कंप्लीटली डिफरेंट। अगर मेरी आने वाली जनरेशन को वो स्ट्रगल ना करना पड़े जो मैंने किया, या कम स्ट्रगल करना पड़े, तब हम बोलेंगे हाँ भाई क्या हुआ? एवोल्यूशन हुआ, बिकॉज सम ऑफ द कैरेक्टर विल हैज पास टू द नेक्स्ट प्रोजेनी। ठीक है? Had complexity been the aim of evolution, the parasite would have been vanished. अगर एवोल्यूशन का एम क्या होता? कॉम्प्लेक्सिटी, तो शायद जितने भी पैरासाइट अब तक क्या हो चुके होते? खत्म हो गए होते, राइट? पैरासाइट शो सिंप्लीफिकेशन स्ट्रक्चर इन कोर्स ऑफ एवोल्यूशन। इतना एवोल्यूशन हो गया, लेकिन आपके जो पैरासाइट्स है, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, वो वैसे के वैसे ही, उनमें भी चेंजेस हो रहे हैं, लेकिन वो यूनी ही रह गए, कभी मल्टी हुए ही नहीं। ओके? मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, सक्सेसफुल फीडिंग एंड ब्रीडिंग। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का दो तो काम है, खाना खाना है और बच्चे पैदा करना है। ह्यूमन थोड़ा सा अलग हो जाता है, राइट? ह्यूमन के केस में क्या होता है, वहाँ पे उसके पास सेंसिटिविटी है, वो अपने आप को समझता है। क्योंकि मैंने आपको समझाया था कि अपने आप को समझना मतलब सेल्फ रिकॉग्निशन, ये सिर्फ किसके पास होता है? ह्यूमन के पास। अंडरस्टूड? बाकी किसी के पास नहीं है, लिविंग क्रीचर में किसी के पास नहीं है। वो इंसान जानता है कि वो ह्यूमन है, एक गाय नहीं जानती, एक भैंस नहीं जानती, एक बैल नहीं जानता कि वो गाय में गाय कुछ भी नहीं है। तो उनको पता हम आए हैं, हम खाएंगे, बच्चे पैदा करेंगे, मर जाएंगे, खत्म। तो ब्रीडिंग एंड फीडिंग आर द मेन एम। और दुनिया में लड़ाई देखो जानवरों किसके लिए तो होता है? किसके लिए? खाने के लिए एंड अपने जनरेशन को आगे बढ़ाने के लिए, राइट? ठीक है? Evolution is a continuous process. It never stops because environment never remain constant.
देयर इज नो क्लाइमैक्स ऑफ एवोल्यूशन, इसका कोई एंड नहीं है। एवोल्यूशन इज नॉट गोल ओरिएंटेड, इसका कोई गोल नहीं कि अचीव कर ले तो खत्म हो गया। इट इज नॉट डायरेक्टली पाथ प्रोसेस, इट इज नॉट डायरेक्ट प्रोसेस इन टर्म ऑफ डिटर्मिनेशन, इट इज अ stochastic process, a process about which cannot stay with 100% accuracy or certainty। हम एक्यूरेसी से नहीं बोल सकते कि यही होगा, इसमें कोई गारंटी नहीं होती। हो सकता है कि हम में से कुछ ऐसे ह्यूमन हो जो आगे की जनरेशन कंटिन्यू कर पाए, बाकी 95% ह्यूमन मर जाए। हो सकता है खाली अफ्रीकन लोग ही क्या हो उनकी जनरेशन आगे बढ़े, क्योंकि डार्क स्किन हो रहा है, गर्मी बढ़ रही है, यूवी लाइट आएगा, तो डार्क स्किन वाले लोग होंगे वही क्या कर सकते हैं, ऐसे एनवायरनमेंट सस्टेन कर सकते हैं, बिकॉज की डार्क स्किन क्या करेगी, यूवी से प्रोटेक्शन देगी। तो जितने गोरे गोरे हैं, जितने चिट्टे चिट्टे लोग हैं, वो सबका चिट्टा वट्टा कल खत्म, यही होगा, यही होगा। जितने भी बहुत गोरे गोरे ना, फेयर एंड हैंडसम वाले, फेयर एंड लवली वाले, उनके फेयर एंड लवली लग जाएंगे, समझा को, फेयर एंड लवली उनके खत्म, बर्बाद हो जाएंगे बेचारे, नहीं डाउट ये होगा। तो जो ब्लैक कलर के स्किन होंगे उनकी जनरेशन क्या होने वाली, आगे बढ़ने वाली है, ऐसा हमें लगता है, ऐसी कोई गारंटी भी नहीं है। एनी डाउट, एनी डाउट, क्योंकि हम नहीं जानते एनवायरनमेंट में क्या चेंजेस हो सकते हैं, इसमें कोई भी आप 100% एक्यूरेसी आप कभी भी दे नहीं सकते कि यही होगा, ऐसा ही होता है, ठीक है। ये देखिए जो मैंने आपको सिखाया था, यूनिट ऑफ एवोल्यूशन इज, driving force of evolution is, unit of natural selection is, raw material for evolution is, ultimate source of variation is, mutation वर्ड किसने दिया था पता आपको, एक साइंटिस्ट है ह्यूगो डी ब्रिस, क्या नाम था बेटा, ह्यूगो डी ब्रिस, जिन्होंने पहली बार किसकी कौन सा वर्ड यूज किया था, म्यूटेशन। क्योंकि चार्ल्स डार्विन, कहानी है आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, चार्ल्स डार्विन ने उनके जितने भी साइंटिस्ट, उनका एक ही रट था, एक ही से बोलते रहते थे, एवोल्यूशन इज अ स्लो प्रोसेस, एवोल्यूशन इज अ स्लो प्रोसेस, एवोल्यूशन इज अ स्लो प्रोसेस। तो म्यूटेशन क्या है, सडन चेंज, और म्यूटेशन का चेंज जनरेशन टू जनरेशन क्या हो रहा है, ट्रांसफर में तो होता है, हाँ या ना। तो म्यूटेशनल थ्योरी भी आएगी एंड स्लो एवोल्यूशन थ्योरी भी आएगी, ठीक है। तो अल्टीमेट सोर्स ऑफ वेरिएशन इज म्यूटेशंस। डोलो लॉ, एवोल्यूशन इज इरिवर्सिबल, एवोल्यूशन क्या है आपका, इरिवर्सिबल, मतलब एक बार वो हो गया, उल्टा नहीं जा सकते आप। एक बार आप 2 पैरों पे आ गए तो 4 पैरों पे नहीं आएंगे। मनुष्य क्यों 2 पैरों पे आया, मैंने बोला था हम सीखेंगे इसके बारे में। हम तो 4 पैरों पे थे, हमारा ये सब इस्तेमाल कर, हम नकल से रख के चलते ना, ऐसा हमारा टेट्रापेडल लोकोमोशन था, कैसा था, टेट्रापेडल। 4 पैरों से कहाँ पर आ गए, 2 पैरों में। इसका कुछ फायदा भी है तो कुछ नुकसान भी है। फायदा क्या, कि हमारी हाइट बढ़ गई, बढ़ गई ना, हमारी हाइट बढ़ गई, हम दूर तक दुश्मन को देख सकते हैं, हमारे हाथ फ्री हो गए, हम हथियार, औजार और बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं, वेपन बना सकते हैं, शिकार कर सकते हैं, हम ज़्यादा गहरे, अब यहाँ तक पानी में जा सकते हैं, डूब सकते हैं, ज़्यादा गहराई तक जा सकते हैं, मछली पकड़ने के चांस हमारे बढ़ गए, राइट। फायदा हुआ, नुकसान, बॉडी का बैलेंस खराब हो गया, स्पीड हमारी स्लो हो गई। सो एवोल्यूशन लीड्स विद सम प्रॉस अलॉन्ग विद सम कॉन्स, अंडरस्टूड। ये है, पहले अगर आपने देखा रहा, ऐसा बोलते कि हमारी पूरी बॉडी पे हेयर्स ही हेयर थे। हम इसमें पढ़ने वाले नेचुरल सिलेक्शन, आप जानते हैं नेचुरल सिलेक्शन क्या होता है, कि नेचर जो है उनको पता है, नेचर को पता होता है भाई अगर भविष्य में क्या होने वाला है, अकॉर्डिंग टू पहले से लोग सिलेक्ट करें भाई अगले आने वाले एनवायरनमेंट के लिए आप लोग क्या है, फिट है, आपको आगे बढ़ाएंगे, बाकी लोग को वही क्या कर देंगे, मार देंगे। तो ह्यूमन के बॉडी से हेयर कहाँ गायब हो गए, कम होते चले गए, होते चले गए, होते चले गए, राइट। इतना मतलब तब पीछे चले, अपने दादा और उनके दादाओं का फोटो निकालो, छाती पे घरे वाले मेंस के अंदर स्पेशली, वीमेन के बाद होता हार्मोन का प्रॉब्लम है, राइट, एकदम फुल जंगल।
कुछ लोग को देखा हो कंधे में बाल है, पीठ पे बाल है, बोले हे भगवान। तो कभी वैक्सीन करवाने तो कैसे करते रहेंगे लोग? तब तो तिरपाल लाते थे काटने के लिए। एक काम करो, पहले एक काम करो, छाती पे डालो बहुत सारा ग्लू, लाल तिरपाल, वो तालपत्री डालो उसके ऊपर, भाई एक इंसान के बस का तो होगा भी नहीं वो, है कि नहीं? एक इंसान के बस का हो। ऐसे भी लोग हैं। अब कुछ लोग का देखो, कुछ मेल्स का देखो तो उनके चेस्ट पे बिल्कुल भी हेयर नहीं है, राइट? धीरे धीरे ये कम होते जा रहे हैं। क्यों? रीजन इज दैट ऐसा हो सकता है कि जिसके पास बड़े बड़े बहुत सारे बाल रहे हो उनको स्किन इन्फेक्शन हो गया हो। क्या हो गया हो? स्किन इन्फेक्शन। इन्फेक्शन इतना खतरनाक है, स्किन इन्फेक्शन से मर गए। जिंदा कौन बचे? जिनके बाल क्या रह गए? छोटे। उन्हीं की जनरेशन आगे बढ़ी, राइट? ये हो सकता है। तो ऐसे धीरे धीरे उन्हीं की जनरेशन आगे बढ़ती गई जिनके बाल कम थे। क्योंकि बाल कम होना, मेंटेनेंस कम होता है, साफ सफाई रखना आसान हो जाता है कि नहीं? ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे कहानियां हैं इसके अंदर। आई थिंक आपको समझ में आ गया ये। Evolution. Natural selection operates in a population and select individual with the suitable phenotype. Genotype must be reflected in the phenotype. Obviously अगर किसी को जो फिजिकल कैरेक्टर है, ये तो हमने सीखा हुआ है, अगर मेरे पास जो फिजिकल कैरेक्टर है वो 100% मेरे जीन में तो होगा ही होगा। जीनोटाइप may not express phenotypically, but phenotypically is 100% present in my genotype. इसलिए नेचर किसको लेती है? फिनोटाइप को देखती है। किसको लेती है? फिनोटाइप। फिजिकली टॉल है, उसके बाद टॉल वाला जीन होगा, राइट? वैसे सो जीनोटाइप मस्ट बी रिफ्लेक्टेड इन द फिनोटाइप। एनी फिनोटाइपिक कैरेक्टर विदाउट अ जेनेटिक बेस इज नो एवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस। यानी ऐसा कैरेक्टर जिसका कोई जीन नहीं हो या फिर इसके लिए कोई जीन ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसके लिए कोई एवोल्यूशन को एक्सप्रेस नहीं कर सकता। मतलब आप बोल दोगे ये इंसान जो है बहुत फेयर है, इसके लिए कोई स्पेशल जीन नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। एवरी कैरेक्टर हैज़ वन जीन या फिर बहुत सारे जीन। आपने सुना होगा कभी कभी एक कैरेक्टर के लिए एक जीन भी होते हैं, कभी कभी एक ही कैरेक्टर में बहुत सारे जीन होते हैं। प्लियोट्रॉपी आपने पढ़ा होगा, प्लियोट्रॉपी। एक ही कैरेक्टर के लिए बहुत सारे क्या हमारे पास जीन है, जैसे ब्लड ग्रुप, ठीक है? Evolution is not only in terms of morphology and anatomy. It is in terms of physiology, immunology, culture and behavior. आपको पता है इंडिया में लोगों को मलेरिया का जगह दिखाई लेवल तक पहुंच जाए तो लोग मर जाते हैं, लेकिन वहीं पता है और हमारे मर जाते खत्म हो जाते हैं लोग। और वहीं पे अगर आप अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की बात करेंगे तो वहाँ मलेरिया बहुत कॉमन है, बहुत ज़्यादा ही कॉमन है। और इसी मलेरिया के साथ साथ कोई एक बीमारी और भी होती है, सिकल सेल एनीमिया। मैंने आपको शायद सिखाया था, सिकल सेल एनीमिया, राइट? लेकिन इस सिकल सेल एनीमिया उनको होना फायदे वाली बात है उनके लिए, क्योंकि इससे उनको क्या नहीं होगा? फिर मलेरिया नहीं होगा। तो यहाँ वही लिखा है कि जब आपका तो एवोल्यूशन हो रहा है तो सिर्फ आपके फिजिकल एंड आपके एनाटॉमी में नहीं, इवन आपकी फिजियोलॉजी में भी होता है, आपके इम्यून सिस्टम में भी होता है, और आपके बिहेवियर पर भी होता है उसका असर। समझा आपको? एक गधे जैसे कि आप फिश के जो बच्चे होते हैं पानी में निकलते तैरना सीख जाते हैं, उनको पता है तैरना कैसे, उनको कुछ सिखाता नहीं है, राइट? शेर के बच्चों को शिकार करना सिखाना नहीं पड़ता, वो ऑटोमेटिकली उनके जेनेटिक्स में क्या हो चुका है, वो ऑलरेडी फिक्स्ड है। वो शिकार करेंगे, ये वो सारे मतलब वो सारे मूवमेंट करना शुरू करते हैं।